सबसे पहले आप कुछ फुटेज देख लो। अब ये बंदा मुझे कहाँ लेके जाएगा, क्या करेगा, कुछ आइडिया नहीं है। लेकिन मेरे पास अभी दूसरा ऑप्शन भी नहीं बचा है, क्योंकि पैसे की मुझे बहुत सख्त ज़रूरत है। मैं जिस बंदे के साथ जा रहा हूँ वो मैंने उसके ऊपर ट्रस्ट कर लिया है। अभी देखते तो जो एडवेंचरस मुझे करना था वो कुछ अलग ही एडवेंचरस मुझे देखने को मिल रहा है। अरे यार, सिम कार्ड के लिए बहुत झंझट मारी हो रही है। सिम कार्ड तो इन तो दिखा रहा है, लेकिन इंटरनेट चल ही नहीं रहा है। समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है यार। मेरा मूड इतना ख़राब हो चुका है ना। एक तो ऊपर से मेरा 2000 रुपये जाने वाला है एयरपोर्ट टू तेहरान सिटी, और एक सिम कार्ड जिसमें मुझे 4 GB मिलेगा, सिर्फ 4 GB, और वो 1 मंथ के लिए रहेगा। एंड मनी एक्सचेंज कर रहा हूँ तो 2 यूरो तो मुझे उसको देने ही पड़ेंगे। तो ओवरऑल मेरे 2000 तो ऐसे ही जाने वाले हैं। और मेरा मूड तो बहुत ख़राब हो चुका है, क्योंकि इतना महंगा होता नहीं यार कभी यार। मतलब कुछ भी, मतलब यार हट, ऐसा लग रहा है कि मुझे चुना लग गया ईरान के पहले ही दिन पे। और ईरानी लोग सच में यार कोई मदद करने वाला होता नहीं है। मैं यहाँ पे इतना बुरी तरीके से फंस चुका हूँ ना, समझ ही नहीं आ रहा क्या करूँ। एक तो ऊपर से सिम कार्ड भी बहुत महंगा है। सिम कार्ड महंगा यानी कि इंटरनेट बहुत महंगा है यहाँ पे, और कोई हेल्प करने वाला है ही नहीं। तो मुझे एक लोकल एजेंट पकड़ना ही पड़ेगा। मेरे पास फ़िलहाल सिर्फ 2500 रुपीज़ है, सिर्फ 2500 रुपीज़, और 2000 कैश है मेरे पास। लेकिन उसका कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे नो इंडियन करेंसी। शायद से मुझे एक्सचेंज ऑफिस जाना पड़ेगा, शायद से वहाँ पे हो सकता है, शायद से बोल रहा हूँ, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ आर लेस। लेकिन उम्मीद तो है, हार तो नहीं माननी पड़ेगी। और यहाँ पे मैं 4 घंटा हो गया मुझे एयरपोर्ट पे आए हुए। भाई इतना परेशान हो चुका हूँ ना मैं। आप लोगों ने थंबनेल देखा ही होगा, ये साफ साफ दर्शाता है कि मेरी हालत इस कंट्री में क्या हुई होगी। क्या होता जिस कंट्री में आप जा रहे हो वहाँ इंडियन करेंसी एक्सेप्ट कर ही नहीं जाती हो। क्या होगा जिस कंट्री में आप जा रहे हो वहाँ पर अपना ATM एक्सेप्ट ही नहीं किया जाता हो। और क्या होता आपके पास सर्वाइव करने के लिए पैसे ही ना हो। तो ऐसे सिचुएशन में आप कैसे सर्वाइव करेंगे और वहाँ से आप कैसे बाहर निकलोगे, तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। डेट है 12 जुलाई 2024। 5 दिन ओमान रुकने के बाद मैं जा रहा हूँ अगली कंट्री के लिए, ईरान। वैसे देखा जाए तो ओमान में मैंने कुछ खास किया नहीं, और जो लोग बोलते हैं ना कि ओमान में कुछ नहीं है, कुछ नहीं भाई, वहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ है, आप जा सकते हो ओमान। तो 12 को मैं हॉस्टल से सुबह 8:30 को निकला एयरपोर्ट के लिए। एयरपोर्ट पे ड्रॉप करने के लिए इंडियन फ्रेंड ही था, तो उस भाई को थैंक्स अ लॉट ओमान में हेल्प करने के लिए। तो ओमान की कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी मस्कट एयरपोर्ट तो बड़ा है, लेकिन यहाँ पे पब्लिक बहुत कम है। ओमान में इमिग्रेशन एकदम स्मूथ सा रहा। रिटर्न टिकट पूछा और वीज़ा ऑन अराइवल है इंडियंस के लिए। तो ओमान का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। कुछ वहाँ पे पूछते भी नहीं है, सिर्फ रिटर्न और वीज़ा, बस आपकी हॉस्टल की बुकिंग है, होटल की बुकिंग है, कितने दिन रुकने वाले हो, कुछ कोई नहीं पूछता है वहाँ पे। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा ओमान में। तो मेरे ईरान के लिए कनेक्टिंग फ़्लाइट है दुबई से। दुबई के लिए मैं जा रहा हूँ एयर अरेबिया एयरलाइंस से। एयर अरेबिया फ़्लाइट बिल्कुल खाली थी, और मेरे बगल में बैठे थे अफ़गान मैन। वो मुझे सब एक्सपीरियंस बता रहे थे कि उनके साथ क्या क्या स्कैम हुआ है यहाँ पे। काफ़ी देर तक बातें चल रही थी। फ़्लाइट में खाना सर्व कर दिया था, तो ये इतना फालतू ब्रेड था ना, इससे अच्छा वड़ा पाव दे देते यार। ये ब्रेड का नाम तो देखो, स्मोक टर्की एंड चीज़ क्रोसेंट, वाव। और खाने में एकदम बकवास। मैंने अफ़गान भाई को भी ऑफ़र किया था, लेकिन उन्होंने मना किया लेने से। एयर अरेबिया की इकोनॉमी फ़्लाइट हाइटेड लोगों के लिए है ही नहीं, बल्कि आपका यहाँ पे लेग फंस सकता है। बिल्कुल भी स्पेस नहीं दी है उन्होंने लेग के लिए। दुबई में शारजा लैंड होने के बाद मैं जा रहा हूँ मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट पकड़ने। सेम फ्लाइट में इंडियन नेवी से 2 बॉयज़ मिले। थोड़ी बातचीत करने के बाद पता चला कि इनको तो फ्री ट्रैवलिंग अलाउ होती है। ये दोनों ईरान घूमेंगे और फिर रशिया जाएंगे ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए, और एटलीस्ट 6 मंथ शिप पर रहना पड़ता है विद ऑल फैसिलिटीज़ अवेलेबल। मेरी अगेन एयर अरेबिया एयरलाइन के साथ उड़ान है, और मुझे ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि मेरी एक्साइटमेंट वही ख़त्म होने वाली है। फाइनली मैं ईरान टच डाउन हो गया।
असली गेम तो अभी शुरू होने वाला है मेरी लाइफ की एक्सपीरियंस के लिए, और वो एक्सपीरियंस ऐसा होने वाला है जो मुझे मरते दम तक याद रहने वाला है। वीज़ा ऑन अराइवल होने के कारण मैं वीज़ा सेक्शन में गया। उन्होंने वीज़ा के बदले ट्रैवल इंश्योरेंस दे दिया 500 रुपये लेके, जो कि मेरा घंटा कुछ काम का नहीं है। मुझे वीज़ा दिया ही नहीं ईरान का, बल्कि उन्होंने कहा फर्स्ट टाइम आए हो तो जाओ चिल मारो ऐश करो। तो ये सुनने के बाद मैं और ज़्यादा खुश हो गया, और सही में लक ने साथ भी दे दिया। अच्छा हुआ वीज़ा नहीं दिया, वरना मैं क्या कहूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। इमिग्रेशन क्रॉस करके मैं एटीएम के पास गया और मनी विड्रॉल ट्राई किया तो बार बार रिजेक्शन दे रहा था। ऑफिसर्स को पूछने के बाद पता चल गया कि इंडियन करेंसी वोंट बी एक्सेप्टेड है, और ये सुन के मेरी पैर की ज़मीन ही हिल गई। 4 घंटे एयरपोर्ट पे हेल्प लेता रहा, ना किसी को इंग्लिश आती है और ना ही कोई समझ पा रहा था। मैंने एयरपोर्ट का वाईफाई तो कनेक्ट कर लिया, लेकिन विदाउट वीपीएन, और सिर्फ वो भी ईरान का वीपीएन के अलावा मैं कौन सा भी वीपीएन यूज़ नहीं कर सकता हूँ। तो एक बात मुझे उस टाइम मालूम नहीं थी, और ना ही वहाँ के लोगों ने बताई। मैंने कोई भी हॉस्टल की बुकिंग नहीं की थी, और अच्छा हुआ कि मैंने हॉस्टल की बुकिंग नहीं की। 4 घंटे से मैं एयरपोर्ट पे यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ घूम रहा था। मेरे पास सिर्फ 20 ओमानी रियाल थे, और वही मेरे लिए लकी भी साबित हुए। एक्सचेंज करके मुझे 4,500 मिले, यानी कि ईरानी करेंसी में बात करूँ तो मैं वहाँ पे मिलीनियर बन गया था गाइस। मेरे पास है 3 मिलियन ईरानी रियाल। अब मुझे लोकल को पकड़ना ही पड़ेगा ताकि कुछ तो हेल्प हो सके। तो एक बंदा जो मिला है वो सिर्फ अरेबिक ही जानता है, और यहाँ के लोग भी अरेबिक ही जानते हैं। इंग्लिश इनको आता ही नहीं है और ना ही समझते, उनको सिर्फ अरेबिक ही समझ में आती है। जिस बंदे के मैं साथ जा रहा हूँ उसने मुझे 20 यूरो में डील फिक्स की थी, और वो मुझे तेहरान सिटी में हॉस्टल ड्रॉप करेगा, सिम के साथ इंटरनेट भी देगा। लेकिन वो इतना हरामी निकला ना बाद में। यहाँ पे ईरान में ईरानी लोगों को भी इंटरनेट चलाने के लिए वीपीएन की ज़रूरत लगती है, और वो बंदा मेरे से बाद में वीपीएन के लिए 2 यूरो की मांग कर रहा था। जिस हॉस्टल में मुझे जाना है वो लेके तो गया, लेकिन अच्छा हुआ मेरे को मना कर दिया हॉस्टल फुल होने के कारण। फिर वो मुझे दूसरे हॉस्टल में लेके गया, वहाँ पर भी सेम चीज़। एंड देन लास्ट वो मुझे इतने भंगार जगह पे लेके गया ना, मानो कि ऐसा लग रहा था मैं जेल ही आया हूँ। मैंने तीनों हॉस्टल कैंसिल कर दिए थे, हालांकि 2 हॉस्टल ने मुझे ही कैंसिल कर दिया था, लेकिन जो फाइनल उसने दिखाया था 6 यूरो के लिए, अच्छा वो मैंने वो कैंसिल कर दिया। कैसे बताता हूँ। मैंने उसको इतना परेशान किया था कि वो भी अब मुझे झेल नहीं पा रहा था। फिर मैंने उसको बोला कि भाई जिस फर्स्ट हॉस्टल तूने जो दिखाया था वहाँ पे मुझे लेके चल, एटलीस्ट मैं वहाँ के हॉल में तो रह सकूँ। और हमारा रास्ता उस हॉस्टल में जाने के लिए तेहरान रेलवे स्टेशन से गुजरता है, तो मैंने उसे उधर ही रुकने के लिए बोला, और वो डिसीजन भी मेरे लिए इस टूर का सबसे बेहतरीन डिसीजन निकला। उसको मैंने गलती से 3,000 रुपये दिए, क्योंकि वो करेंसी इतनी कन्फ्यूजन थी कि उसको ही मैंने गिनने के लिए दिया। मुझे बोला 20 यूरो मैंने ले लिया है, और लगभग रिमेनिंग 15 यूरो बचे होंगे। और फिर मैं स्टेशन के बाहर बैठ के गिनना शुरू किया कि मुझे लगभग कितना चूना लगा है। गिनने के बाद पता चला कि मैंने उसको 1,000 रुपये एक्स्ट्रा दिए है, और मैं कुछ कर भी नहीं सकता हूँ। तो आज की रात फिक्स थी रेलवे स्टेशन के बाहर निकालना, और मुझे कुछ अजीब सा फील भी नहीं हुआ, बल्कि खुशी हो रही थी कि मैं किसी हॉस्टल में नहीं रुका, वरना मैं उनको पैसे कैसे दे देता। क्योंकि ईरान में सैंक्शन लगने के कारण ना मुझे कोई पैसा भेज सकता है, और ना ही मैं इंडिया से किसी से मंगवा सकता हूँ। अभी आप लोग सोचो मैं कितनी बुरी तरीके से फंस चुका हूँ। लेकिन अच्छा हुआ इंटरनेट के कारण मैं ऐसे बंदे से व्हाट्सएप पे चैट कर रहा था, उसने मुझे कल की 1 बजे की फ़्लाइट बुक करके दे दी, और वो बंदा सच में एक कमांडर की तरह मेरी मदद कर रहा था। एक खुशी की बात थी कि मैं कल घर इंडिया जाऊंगा। एक उम्मीद सी थी जो बंदे ने जगाए रखी थी, और वो बंदा यूरोप से बिलोंग करता है। बस एक रात स्टेशन पे निकाली है। भूख तो लगी है, लेकिन मनी ना होने के कारण यू नो गाइस माय फीलिंग। इस स्टेशन के बाहर ईरानी पीपल भी सो रहे हैं, लेकिन हाँ यहाँ पे सुकून की नींद ले सकते हैं। मुंबई के बाद मैंने तेहरान ऐसी सिटी देखी है जहाँ रात के 2 बजे भी लोग वॉक के लिए आते हैं, और क्यों ना आए। देखो मुंबई में
रात के टाइम मॉस्किटोज़ होते हैं, लेकिन ईरान में मॉस्किटोज़ होते ही नहीं है। मैंने उस रात को देखा ही नहीं है, मैं ऐसा बोल सकता हूँ। तो खुशी वाली बात ये थी कि उस रात में विदाउट मॉस्किटोज़ मैं स्टेशन पे सर्वाइव कर पाया। जब मैं 2 बजे सोया तो 3 बजे एक बंदा मेरे पास आया और बोला, डू यू हंग्री, टेक दिस जूस, दिस इज़ फ्रॉम माई साइड। मैंने बार बार उसको मना करने के बाद भी उसने मुझे पिला ही दिया। मुझसे बातें कर रहा था, कहाँ से, किस लिए, क्या करते हो। एनीवेज वो बंदा भी रात में यही सो गया और न जाने सुबह कहाँ गायब हो गया। यहाँ पे सुबह के 5:30 बजे ही इतना उजाला हो गया कि सुबह 5:30 बजे से ही यहाँ का एक स्टेशन ऑफिसर जितने भी लोग सो रहे हैं उनको उठाने के लिए आता है। मैं स्टेशन के अंदर जाके फ्रेश होके स्ट्रीट वॉक के लिए निकला और यहाँ की गाड़ियाँ इतनी पुरानी दिख रही कि जैसे मानो मैं 2000 साल के पहले के ज़माने में आया हूँ। यहाँ पे पेट्रोल पानी की तरह ही सस्ता है, लेकिन फिर भी यहाँ की गाड़ियाँ देखो। सुबह के 7:30 बज चुके हैं लेकिन एक भी दुकान ओपन नहीं दिख रहा है। आपको इंडिया में 6 बजे से ही दुकानें चालू दिख रही होंगी, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। वॉक करते करते मुझे एक स्टॉल दिखा, वहाँ पे कल रात को फ्री में चाय दे रहे थे, लेकिन ब्लैक टी। यहाँ की चपाती रोटी देखो भाई लोग, और ये बिज़नेस मुंबई में भाकरी के नाम से बहुत फेमस है। मैं थोड़ा स्ट्रीट वॉक करके आया लेकिन एक भी दुकान ओपन नहीं दिखी। यहाँ पे एक बात मैंने नोटिस की, यहाँ पे लड़कियाँ बहुत थे लड़कों से ज़्यादा, और उतनी ही खूबसूरत। ऐसा लगता है उन्होंने फेस की सर्जरी की हो, सेम टिट्टू मॉडल। अभी मैं निकला हूँ एयरपोर्ट की तरफ और यकीन करो गाइस, ये एक्सपीरियंस मुझे रुला देने वाला है। मैं पैसे बचाने के लिए मेट्रो जा रहा हूँ। सस्ता टिकट है लेकिन कैलकुलेट नहीं किया, और यहाँ का मेट्रो स्टेशन कुछ ऐसे दिखता है। बहुत ही कन्फ्यूज़न वाली मेट्रो लाइन से यहाँ पे, और ना ही कोई इंग्लिश जानता है, इवन ऑफिसर्स भी। लेकिन मैंने जैसे वैसे करके अरबिक में ट्रांसलेट करके दिखा के मैं रूट को फॉलो किया। बहुत मेहनत लगी 3 ट्रेन करने के लिए, और देन लास्ट मुझे ट्रेन पकड़नी थी, उसका टाइम 2 घंटे बाद है। तो मैं लिफ्ट मांगकर एयरपोर्ट चला गया और वो डिसीजन भी मेरा बेस्ट रहा। अब मैं एयरपोर्ट तो पहुंचा हूँ, लेकिन असली गेम, असली एक्सपीरियंस, असली टेंशन, असली फ्रस्ट्रेशन तो अब शुरू होने वाला है। जब मैं अपना बोर्डिंग पास लेने गया तो सिस्टम में एरर दिखाना शुरू हो गया। टेंशन लगने लगा मुझे। बाद में ऑफिसर्स बोला, यू डोंट हैव कुवैत वीज़ा, यू नीड टू पे फर्स्ट, देन वी विल गिव अ बोर्डिंग पास, इफ़ यू डोंट पे देन सॉरी। मैंने उनसे पूछा कितना पे करना है, तो उन्होंने ये अमाउंट दिखाई, जो कि कैलकुलेट करने के बाद 21,000 रुपये दिखा रहा था। मेरे पास सिर्फ 1,000 रुपये यानी कि सिर्फ 10 यूरो है, तो मुझे और 20 यूरोज़ का जुगाड़ लगाना था, और मेरे पास सिर्फ 1 घंटा बचा था यहाँ से निकलने के लिए। और ये फ़्लाइट में मिस कर देता तो अगली फ़्लाइट प्राइस लगभग 50,000 होने वाली है। उस टाइम टेंशन, फ्रस्ट्रेशन होने लगा, लेकिन मुझे मालूम था रिक्वेस्ट करने के बाद कोई भी अलाउ कर ही देता है। यदि आप इंडिया से फ़्लाइट देख रहे हो तेहरान टू मुंबई, तो आपको सस्ता ही दिखाएगी, 15,000 से लेके 20,000 के बीच में। लेकिन मैं तेहरान बैठ के यदि मैं बुक करूँगा तो ऑब्वियसली वो मुझे महंगा ही दिखेगा। ना ही सिर्फ तेहरान में बैठ के मैं किधर भी बैठूँगा, सिर्फ इंडिया छोड़ के, तो मुझे महंगा ही दिखेगा। तो ये बात मुझे बहुत सता रही थी यार। मेरे टिकट भी लगभग है ना, जाने दो यार गाइस, मैं कभी और बताऊंगा क्या सीन हो गया है करके। मैंने एम्बेसी में फ़ोन करके 1 मिलियन इंटू यूरो कैलकुलेशन पूछा, तो उन्होंने 20 यूरो कहा, और मेरे पास 10 यूरो है। तो मैंने ऑफिसर्स को बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने मुझे बोर्डिंग पास दे ही दिया, क्योंकि 10 यूरोज़ के लिए मुझे लगता नहीं कि कोई भी मुझे इस कंट्री में रहने के लिए अलाउ करेगा। वो ऑब्वियसली 10 यूरो मतलब सिर्फ 1,000 रुपये की तो बात है। तो उन्होंने मुझे बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद छोड़ ही दिया। तो मैं सोच रहा हूँ क्या होता यदि मेरे पास 10 यूरो भी ना होते तो। बाय द वे मुझे ईरान छोड़ना था कैसे भी करके, ताकि मुझे आगे कोई इशू क्रिएट ना हो। जब ऑफिसर्स ने मुझे बोर्डिंग पास दे दिया, फिर भी मुझे डाउट आने लगा कि कुवैत में मुझे कोई इशू आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने ऐसा लग रहा था कि मेरे से रिश्वत ले लिया है, क्योंकि सिर्फ 10 यूरो मैंने दिया है और 10 यूरो वो अपनी जेब से क्यों डालेगा। तो मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट की कि सर प्लीज़ आप जो मेल सेंड कर रहे हो उसका मुझे फ़ोटो लेने दीजिए। उन्होंने मना कर दिया, उनके साथ सेल्फ़ी लेने के लिए भी मना कर दिया।
एट लास्ट मैंने उनका नाम पूछा तो यस उन्होंने नाम बता दिया और मैंने नोट डाउन कर दिया, ताकि मैं आगे भी बोल सकूं कि इन्होंने मुझे अलाउ कर दिया करके, ताकि कुवैत में मुझे कोई इशू क्रिएट ना हो। जो भी गलती है वो ऑफिसर्स की होगी, मेरी नहीं होगी, क्योंकि ईरान से मुझे अलाउ कर दिया है तो मैं जा ही सकता हूँ। एक्चुअली मेरी फ़्लाइट ईरान टू कुवैत से सेल्फ ट्रांसफ़र, देन 5 घंटे बाद कुवैत टू मुंबई फ़्लाइट है। मैं भले ही ईरान से निकला पर खुशी 1% भी नहीं आ रही थी, क्योंकि आप जिस मकसद के लिए जाते हो वो तो होता ही नहीं है, और ऊपर से ढेर सारे पैसे वेस्टेज। इसी कारण मैं ना ही खुश और ना ही दुखी। इस दौरान कितना पैसा गया ये मैं आपको इस वीडियो में बहुत ज़्यादा कमेंट्स आने के बाद ही बताऊंगा। और बस कुवैत से मैंने कुवैत एयरवेज़ पकड़ के मुंबई के लिए फ़्लाइट पकड़ी, और इस फ़्लाइट का एक्सपीरियंस मेरे लिए ठीक ही रहा। 3x3 सीट्स थे, साथ ही डिनर में उन्होंने बटर चिकन की मील दी थी, और ऊपर से जूस, ऊपर से मैप ट्रैकिंग, कैमरा ट्रैकिंग, सोने के लिए कुशन और एक चद्दर भी दी थी। और बस 4 घंटे बाद मैं मेरे घर यानी कि मुंबई एयरपोर्ट पहुंचा। एयरपोर्ट के बाहर आते ही मुझे ओमान की गर्मी महसूस हुई, मानो कि मैंने ओमान से ही गर्मी लेके आया हूँ साथ में। एनीवेज, फर्स्ट सोलो ट्रिप ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, और ऐसे बोलते हैं ना, अनप्लान ट्रिप मेमोरेबल होती है। सच में जो होता है ना वो बाद में नहीं देखा जाता। तो अगली बार मैं जब ट्रिप को जाऊंगा तो क्या कैरी करना है और सबसे बुरे सिचुएशन में कैसे सर्वाइव करना है, यानी कि आपके पास ना के बराबर मनी हो तो उस सिचुएशन से आप कैसे बाहर निकल सकते हो, ये भी अब मुझे मालूम गिर चुका है। तो जल्दी ही मिलते हैं नए ट्रिप में एक नई कंट्री में।